हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्मनिर्भर। अरे कब तक वे यूं ही बैठे रहेंगे। माना उनकी नौकरी चली गई है, पर इस बात को 4 महीने हो चुके हैं और तब से अब तक कोई प्रयास भी तो नहीं किया उन्होंने दूसरी नौकरी ढूंढने का। उसे सामने देखकर बीच में ही चुप हो गई जेठानी जी। उसने चुपचाप ट्रे में रखे चाय के 2 कप उनके आगे रख दिए और बिना कुछ कहे वापस किचन की ओर चल दी। मन का द्वंद्व और गहराता जा रहा था। सच ही तो कह रही हैं जेठानी जी, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं और उनके तो 2 बच्चे भी हैं। बच्चों के स्कूल की फीस भी कितनी ज़्यादा है और आजकल खाने पीने के सामान की कीमतें भी तो आसमान छू रही हैं। थोड़ा सहयोग तो हमें भी करना ही चाहिए। ये भी सच है कि नौकरी छूटने के बाद से अमित गुमसुम बैठे रहते हैं, अच्छे से बात तक नहीं करते और दूसरी नौकरी की तलाश उन्होंने शुरू की है या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, पेपर पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने में समय ज़रूर बीतता है उनका। अमित को चाय दी कि नहीं? और पापा जी भी घूम कर आए हैं, उन्हें भी चाय दे दो जल्दी। किचन में घुसने से पहले ही सासू माँ का फरमान आ गया। झटपट हाथ चलने लगे उसके। अभी तो नाश्ता बनाना है और दीपक, दिव्या, जेठ जी और पापा के टिफ़िन भी। उसकी शादी को 6 महीने ही तो हुए हैं अभी, जब से शादी होकर आई है। सुबह के काम की जिम्मेदारी उसी ने संभाल रखी है। नानी जी हमेशा कहती हैं, जब से तुम आई हो नंदिनी, सुबह की नींद का सुख ले पा रही हूँ, वरना सुबह से जुट जाना पड़ता है किचन के कामों में। कोई परेशानी नहीं है उसे यहाँ, क्योंकि सासू माँ ने सारे काम उसके और जेठानी जी के बीच बांट रखे हैं। सुबह का चाय नाश्ता और बच्चों का टिफ़िन वह बनाती है, तो दोपहर का खाना जेठानी जी, शाम का खाना जेठानी जी या फिर सासू माँ ही बनाती हैं। शाम को वो दिव्या, दीपक का होमवर्क करवाती है और उन्हें पढ़ा देती है। बाकी कामों के लिए मेड तो है ही। किचन का काम निपटाकर चाय का कप लिए वह अपने कमरे में पहुंची और अमित को थमाते हुए बोली, आप दूसरी नौकरी की तलाश क्यों नहीं करते? कुछ देर तक उसकी ओर एकटक देखते रहे अमित, फिर बोले, अखबार है ना मेरे हाथ में, नौकरी की ही तलाश कर रहा हूँ। जिस पद से निकल गया हूँ उससे नीचे तो काम नहीं कर सकता और इसकी चिंता मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा है, समझी? हमेशा प्यार से बात करने वाले अमित नौकरी जाने के बाद से उससे ज़्यादा बात ही नहीं करते थे। वो समझती थी कि उन्हें तनाव है, इसलिए इन 4 महीनों में उसने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा था अमित से। लेकिन पहली बार ये कहने पर इतनी तीखी सी प्रतिक्रिया मिलेगी ये तो सोचा भी नहीं था उसने। आंखों में आते आंसू उमड़ कर गिर पड़ते इससे पहले ही उसने स्नान करने के लिए बाथरूम का रुख कर लिया। जी भर के रोई पहले बाहर आकर कपड़े सुखाने के बहाने गैलरी में चली आई। वहाँ लगे झूले पर बैठी बैठी पुरानी बातों और यादों में खो गई। हाँ, देखो देखो नन्ही दीदी कितना मुस्कुरा रही हैं। हमेशा से दिल्ली कितना पसंद है इन्हें और हमारे होने वाले जीजा जी तो दिल्ली के ही हैं, अब तो वहीं रहेंगी, छोटे भाई नमित ने चुगलबाजी करते हुए कहा। चचेरी बहन संगीता ने सुर में सुर मिलाते हुए कहा, हाँ भाई, हम तो ग्वालियर के लोगों को तो अब दीदी गांव वाले कहकर बुलाएंगी। अरे चुप करो तुम लोग, अब शादी हो रही है तो दिल्ली तो जाएगी ही ना। पूरी जिंदगी ग्वालियर में बिताई है, पढ़ाई भी यहीं से की है, तो क्या उसे यहाँ की याद नहीं आएगी? क्यों उसे छेड़ रहे हो? ये उसकी माँ थी। इन बातों के मज़े लेते हुए वो अपनी माँ से लिपट गई। चल बेटा, तू अपना सामान पैक कर ले, अब 10 दिन ही तो रह गए हैं शादी में। कितना उत्साहित थे सब उसकी शादी में। पापा तो ताऊ जी, चाचा जी और सभी को अमित के बारे में बताते नहीं थक रहे थे। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा लड़का है, शालीन और सभ्य परिवार है। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट विभाग में मैनेजर है, 6 लाख सालाना तनख्वाह है, खुश रहेगी अपनी नंदनी। बिजनेस डेवलपमेंट विभाग क्या होता है? ताऊ जी ने पूछा तो तपाक से चाचा जी का जवाब आया, अरे भाई साहब, जिसे पहले मार्केटिंग विभाग कहते थे उसी को अब बिजनेस डेवलपमेंट कहते हैं। खुश तो रही भी वो 4 महीनों तक, फिर अचानक आए मंदी के दौर में अमित की नौकरी चली गई। के दौरान कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए उसकी कंपनी ने उन लोगों को निकालने का फैसला लिया जिन्हें काम करते हुए 1 साल से कम समय हुआ हो। अमित ने ये कंपनी 9 महीने पहले ही ज्वाइन की थी
अतः उनका नाम भी निकाले जाने वालों की लिस्ट में था। नंदनी, नंदनी, माँ तुम्हें नाश्ते के लिए बुला रही हैं, अमित ने गैलरी में झांकते हुए कहा। वो चुपचाप उठकर डाइनिंग रूम की ओर चल दी। उसकी शादी से आज तक पहले बच्चे, फिर पापा, जेठ जी और अमित नाश्ता करते हैं। सबके स्कूल और ऑफिस जाने के बाद माँ, वो और जेठानी जी साथ ही नाश्ता करते हैं। क्या हुआ नंदनी, तुम कुछ चुप चुप लग रही हो, सासू माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, रात ठीक से सो नहीं सकी इसलिए। उसने कहा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जाऊंगा। उसके कमरे में घुसते ही अमित बोले, कहाँ? कुछ काम है नेहरू पैलेस में। कब तक आइएगा? शाम तक। 5 तो बज ही जाएंगे। पहले कह दिया होता तो आपके लिए टिफ़िन बना देती। चिंता मत करो, बाहर ही कुछ खा लूँगा। ये कहते हुए अमित बाहर निकल गए। कमरे में अकेली बैठी नंदनी फिर पुराने ख्यालों में पहुंच गई। पापा अच्छा दामाद मिलने की खुशी मना रहे थे तो माँ अपनी बेटी के गुणगान करती कहाँ थक रही थी। देखो जीजी, होम साइंस पढ़ाया नंदनी को तो क्या बुरा किया, कितना अच्छा खाना बनाती है। अचार, चटनी, केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, लड्डू कुछ भी बनवा ले कोई, चटकारे लेकर ना खाए तो कहना। और इसके हाथ की बनी पेंटिंग और कसीदाकारी की हुई चादरें, जो देखता है तारीफ करते नहीं थकता। कसीदाकारी क्या होती है मामी? बुआ की 10 वर्षीय लड़की ने भोलेपन से पूछा। अरे सहरी बिटिया, कढ़ाई को उर्दू में कसीदाकारी कहते हैं। ये जवाब थमाकर माँ अपनी राव में बताने लगी। 20 चादर काढ़ी हैं इसने। मैं तो सारी चादरें, मेजपोश और कपड़े जो इसने काढ़े हैं इसकी ससुराल ही भिजवा रही हूँ। उन्हें भी तो पता चले मेरी लड़की के गुण। अरे हाँ, यहाँ आने के बाद मेरी काढ़ी हुई नई की नई चादरों वाला बक्सा तो खुला ही नहीं। अमित और घर के लोगों के प्यार दुलार के बीच मैं ये बात तो भूल ही गई कि इन्हें सबको दिखाऊं। ये सोचते ही वह उठ खड़ी हुई। उसके मायके से आया सभी सामान सासू माँ ने स्टोर रूम में रखवाया था। हो ना हो वह बक्सा भी वहाँ होगा। वो भागते हुए स्टोर रूम में पहुँची और बक्सा खोल कर देखा। सभी चादरों को माँ ने बड़े चाव से पैक करके रखवाया था। उन्हें उलट पलट कर देखती रही और तभी उसके मन में एक विचार कौंधा। सासू माँ पूजा कर रही थी, उन्हें तो घंटे भर से ज़्यादा समय लगेगा। यह सोचकर वो किचन में काम कर रही जेठानी के पास पहुँची। भाभी, थोड़ी देर के लिए मेरी सहेली विनीता के यहाँ जाना चाहती हूँ, चली जाऊँ क्या? तुम अकेली चली जाओगी? रास्ता तो याद है ना तुम्हें? माँ से पूछा। माँ तो पूजा कर रही हैं, मैं बस घंटे भर में लौट आऊँगी। मुझे रास्ता याद है भाभी। अच्छा चली जाओ, और अपना मोबाइल ले जाना और खाने के समय से पहले लौट आना। नैनी ने फटाफट 4-5 चादरों के पैकेट एक बैग में भरे और लाजपत नगर 2 में अपने घर से निकलकर लाजपत नगर 3 स्थित अपनी सहेली विनीता के यहाँ पहुँच गई। अरे वाह, सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अचानक यूं ही मुझसे मिलने आ जाओगी। दरवाज़ा खोलते ही नन्ही को सामने देखकर विनीता बोली। हाँ, घर में मन ही नहीं लग रहा था तो सोचा कुछ देर तुम्हारे साथ बैठकर गप्पे लड़ा लूँ। अच्छा किया। अमित ऑफिस गए हैं? हाँ, तभी तो आ गई। और तुम सुनाओ, क्या चल रहा है? अंशु कहाँ है? उसे तो प्ले स्कूल भेजने लगी हूँ आजकल। 12 बजे तक लेने जाऊँगी। अरे इस बैग में क्या है? मेरी काढ़ी हुई कुछ चादरें हैं। सोचा तुम्हारे घर के पास ही जो बुटीक है उन्हें देकर देखती हूँ, शायद ये बिक जाए। घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ यार। सोचती हूँ यदि लोग इन्हें पसंद करेंगे तो फिर से अपने कढ़ाई के शौक़ पर ध्यान देना शुरू कर दूँगी। थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तो अपनी शादी की सालगिरह आते आते अमित को अच्छा सा तोहफा दूँगी। चल, चाय पीकर चलते हैं बुटीक में। चाय पीते पीते दोनों ने ढेर सारी बातें की और फिर दोनों सहेलियां बुटीक में चल दीं। वहाँ पहुंचकर नंदिनी ने बुटीक की ओनर से कहा, ये मेरी काढ़ी हुई चादरें हैं, क्या इन्हें आप अपने बुटीक में सेल के लिए रखेंगी? कढ़ाई तो काफ़ी अच्छी की है आपने, पर मैं तो अपने यहाँ सिर्फ सूट्स ही रखती हूँ। चादरों को उलट पलट कर देखते हुए वह बोली, 1 सप्ताह के लिए इन्हें यहाँ रख कर देखिए। आप चाहें तो इसके लिए मैं आपको कुछ पैसे दे सकती हूँ। यदि चादरें बिकती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे दिए हुए पैसे वापस कर दीजिएगा और चादरें मैं वापस दे दूँगी। दाम रखना चाहेंगी आप इनका? 1200-1300 रुपये तक। क्या आपको लगता है इस दाम में लोग खरीदेंगे? भरी हुई कढ़ाई वाली चादरें हैं,
इनकी कीमत 1500 तक रखी है। अगर बिकती हैं तो हर चादर पर मैं भी 10% हिस्सा लूँगी। हाँ चलेगा। मैं आपको कितने पैसे दूँ? आप सिर्फ अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए ताकि यदि ये बिकें तो मैं आपको बता सकूं। अपना नंबर उसे देकर और उस बुटीक का विजिटिंग कार्ड लेकर नन्ही और विनीता अंशु को लेने प्ले स्कूल गए और नन्ही वहीं से अपने घर लौट आई। कहाँ चली गई थी नन्ही? घर पहुंची तो सासू माँ ने पूछा। मेरी सहेली विनीता है ना, उसके घर। थोड़ा मन बदल गया होगा, आज सुबह से तुम अनमनी लग रही हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। अमित कहाँ गया है? कह रहे थे नेहरू पैलेस में कुछ काम है, शाम तक लौटेंगे। चल कपड़े बदल ले, फिर खाना खाते हैं। 3-4 दिन यूं ही गुजर गए। अमित ने उसे बताया कि वे नौकरी की तलाश कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ बात बन नहीं पा रही है। नन्ही को लगा वह खामखा उस दिन अमित की बातों का बुरा मानकर रो पड़ी। उन्हें भी तो इस बात का दुख है कि उनकी नौकरी चली गई और वो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं। उसी दिन दोपहर को बुटीक वाली का फ़ोन आया। उसने बताया कि 5 चादर बिक गई हैं और वो आकर पैसे ले जाए। यदि और चादरें हैं तो साथ ले आए, क्योंकि 1-2 लोग और ख़रीदना चाहते हैं। नन्ही से रहा नहीं गया। वो अपनी काढ़ी हुई बची हुई चादरें लेकर तुरंत अमित के पास पहुंची। अमित, आपसे कुछ कहना था। हमारी शादी के बाद का समय इतना खुशनुमा बीता और इतनी जल्दी निकल गया कि मुझे आपको ये अपनी काढ़ी हुई चादरें दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाया। देखिए कैसी हैं। इस मामले में अनाड़ी अमित ने चादरों को ऊपर नीचे से देखा और बोले, ये तो अच्छी लग रही हैं। मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। जिस दिन आप नेहरू पैलेस गए थे, इनमें से कुछ चादरें लेकर मैं अपनी सहेली विनीता के घर गई थी और उन्हें मैंने एक बुटीक में सेल के लिए दिया था। हर एक चादर 1500 रुपये में बिक गई है। बुटीक वाली ने मुझे बुलाया है पैसे लेने हैं और कहा यदि और चादरें हो तो लेती आऊँ। आपको मेरा ऐसा करना बुरा तो नहीं लगेगा? अपनी पत्नी की साफगोई और अपने प्रति चिंता की भावना को समझते हुए अमित बोले, अपनी प्रतिभा का उपयोग कर उससे पैसे कमाना तो तारीफ की बात है, लेकिन यदि तुम्हें ये सब इसलिए कर रही हो कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो मुझे थोड़ा अफसोस होगा कि तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अमित, मैं तो दिन भर घर पर बैठी बोर होती रहती हूँ। सोचा यदि कढ़ाई करूँगी तो मन लगा रहेगा और खुद कुछ पैसे कमाने से आत्मविश्वास भी बना रहेगा। तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुटीक वाली से पैसे ले लेंगे और बची हुई चादर उसे दे देंगे। ये कहते हुए तैयार होने लगे। अमित वहाँ पहुँचकर अमित ने बुटीक वाली से पूछा, आपको क्या लगता है इन चादरों की मांग कितनी होगी यहाँ? कढ़ाई का काम तो हमेशा ही फैशन में रहता है, फिर चाहे चादरें हों, मेजपोश हों या सूट्स। आप अपने बुटीक के लिए कढ़ाई का काम किसे देती हैं? ये बातें अमित के अंदर का मार्केटिंग मैनेजर जानना चाहता था। यह सोचकर नन्ही उन दोनों की बातें सुनती रही। 2 कारीगर हैं। आपको यदि नन्ही का काम पसंद आया हो तो ये काम आप उसे भी दे सकती हैं। हाँ क्यों नहीं। वैसे भी मैं अपना दूसरा बुटीक लाजपत नगर 2 में खोलना चाहती हूँ। ग्रेट, वहाँ आपका काम नन्ही संभाल सकती है। हाँ, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में नन्ही उनके दूसरे बुटीक के लिए आर्डर लेने लगी। घर में सासू माँ और जेठानी भी नन्ही के काम में मदद करने लगी। नौकरी ढूंढने के प्रयास के लिए जहाँ भी जाते, अपने मार्केटिंग के हुनर को नन्ही के लिए इस्तेमाल करके 1-2 जगह उसके काम के लिए भी बात करते हुए लौटते। देखते ही देखते नन्ही को बहुत ऑर्डर्स मिलने लगे। 3-4 माह बाद तो उसे इस काम के लिए कारीगर रखने पड़े। इस बीच अमित का चयन भी एक अच्छी कंपनी में हो गया। उन्हें 15 दिनों बाद नौकरी ज्वाइन करनी थी। अमित अब प्रसन्न रहने लगे थे और पूरे समय नन्ही के काम में उसकी मदद भी करने लगे थे। उस रात नन्ही ने कहा, मेरा काम इतना बढ़ रहा है कि इसे संभालना ऐसा लगता है कि मेरे बस की बात ही नहीं रह गई। ऑर्डर्स पूरे करने और फिर उनकी डिलीवरी करवाना, फिर नए ऑर्डर्स के लिए लोगों से मिलना। तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास। उसके करीब आते हुए अमित ने आगे कहा, मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाओगी? नन्ही को तो जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई। उसने झट से हामी में सिर हिला दिया। अपना खुद का व्यवसाय करना
और उसे बढ़ाना अलग ही सुख देता है ना नंदनी? अमित ने कहा। तो अमित के आगोश में समाई नंदनी बोली, मैं तो बस यही जानती हूँ कि इन धागों के सहारे ही मैंने अपने ससुराल के रिश्तों को बुना है और मैं इनकी बेहद शुक्रगुजार हूँ।